आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर की विच इज E1 मैकेनिज्म। ठीक है। तो E1 स्टार्ट करने से पहले हम एलिमिनेशन के बारे में कुछ जनरल बात कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं आपको जितने भी एलिमिनेशन के टाइप है पहले वो बता देता हूँ। जितने भी एलिमिनेशन होते हैं, ऑल एलिमिनेशन, उसमें कौन कौन आ गया, एलिमिनेशन में कौन कौन आ गया गाइस। उसके अंदर आ गया E1 जो कि आज हम स्टडी करेंगे। उसके बाद होता है E2 होता है, एक होता है E1CB होता है। उसके अलावा एक होता है ई आई है ये गाइस, या फिर आप इसी को ई सी भी बोल सकते हैं। क्या मीनिंग होता है इनका? जो पहले वाला है वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वन स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, ये इसका मोलिकुलरिटी है गाइस, यूनिमोलिकुलर हो गया ये। ठीक है। जो E2 है उसका आप बोल सकते हैं एलिमिनेशन, ये हो जाएगा बाय ठीक है। एलिमिनेशन बाय होगा। इवन सी भी जो है इसको बोला जाता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, वन स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। ठीक है। और सी बी स्टैंड्स फॉर गाइस कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। चलिए, और ई आई, यहाँ पे आई का क्या है, आई का मतलब है इंट्रा मोलिकुलर गाइस, या तो आप इंट्रा मोलिकुलर है ना। और सी का क्या है, सी का है साइक्लिक, तो एलिमिनेशन साइक्लिक हो जाएगा या फिर इंट्रा मोलिकुलर एलिमिनेशन बात हो जाएगा। हम E1 को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हम जनरल बात कर रहे थे, तो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स समझाता हूँ पहले। एलिमिनेशन का क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है गाइस। ठीक है। अगर आप बात करेंगे एलिमिनेशन की, फॉर ऑल एलिमिनेशन, जितने भी एलिमिनेशन होते हैं ना, सभी के लिए मैं बता दूं आपको कि सभी के लिए जो डेल्टा एच है गाइस उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, और डेल्टा एस जो है चेंज इन एंट्रोपी वो भी पॉजिटिव होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव हो तो आपको उसके लिए टेम्परेचर को हाई रखना पड़ेगा गाइस। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो एलिमिनेशन होता है गाइस वो होता है फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर क्यों? क्योंकि तभी आपका डेल्टा जी जो होगा गाइस वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है। चलिए, अब हम E1 की बात कर रहे थे तो हम E1 को टारगेट करते हैं। E1, या फिर इसी को बोला जाएगा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। ठीक है। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो वन है ये इसका मोलिकुलरिटी है। ऑर्डर वन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जो वन है ये उसकी मोलिकुलरिटी है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो। राइट, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, इवन होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए आपको। सबसे पहले आपके पास एक सबस्ट्रेट होना चाहिए। जो सबस्ट्रेट आपके पास है गाइस उसमें लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लिविंग ग्रुप मैंने Lg यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समझ में आता है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं इसका। आपके पास क्या होना चाहिए, एक सबस्ट्रेट होना चाहिए जिसमें लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो होता क्या है, आप क्या करते हैं, आप एक पोलर सॉल्वेंट लेते हैं गाइस। आप पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट आप लेते हैं और आप एक बेस भी लेते हैं। राइट। तो होता क्या है, जो भी आपने सबस्ट्रेट लिया है वो पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है गाइस। और आयोनाइज होने के बाद में क्या होगा, ये जो लिविंग ग्रुप है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो उससे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा R1 मिल जाएगा, CH2 मिल जाएगा गाइस, ये हो गया CH पॉजिटिव, और यहाँ पे R2 हो गया। ये इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटायन। राइट, क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है विच इज हाईली अनस्टेबल। इसीलिए जो पहला स्टेप है गाइस उसी को आप RDS भी बोलते हैं या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। समझ में आता है। तो ये हो गया RDS आपका, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। ठीक है। स्लो क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था उस कार्बन के अब सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। क्लियर होता है। चलिए, अच्छा, पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं आप वाटर की बात कर सकते हैं, आप अल्कोहल की बात कर सकते हैं। जनरली हम वाटर ही लेते हैं। ठीक है। ओके। देखिए, पहले जो स्टेप है उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट का रोल है। सॉल्वेंट क्या कर रहा है, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। जब वो ऐसा करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा और लिविंग ग्रुप अलग से निकलेगा। राइट। ये दोनों जो बन रहे हैं आयन, केटायन और एनायन, इनका क्या होता है वाटर में गाइस, इनका सॉल्वेशन होता है। मैं बता दूं, ये स्टेबल होते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि स्टेबलाइज बाय सॉल्वेशन ऐसा बोल सकते हैं। जो भी सॉल्वेंट लिया है वो क्या करता है, इन केटायन और एनायन को स्टेबल करता है। ठीक है। चलिए, स्टेप नंबर 1 था
मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं गाइस कि अगर ये कार्बोकेटाइन जो है जो बन रहा है, अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो आपको उसको रीअरेंज करना है गाइस। रीअरेंज इट, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज करने के बाद में अब आपका स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो रीअरेंज आप कर चुके हैं, अब आप बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप 2 में क्या होता है, जो भी कार्बोकेटाइन बना है गाइस, R1CH2CH पॉजिटिव, R2 जो भी कार्बोकेटाइन बना है, उसके सामने क्या आता है, उसके सामने बेस आता है गाइस। ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या करता है, ये जो बेस है ये क्या करता है, कार्बोकेटाइन के जो बगल वाला कार्बन है गाइस, अगर कार्बोकेटाइन जिस पे है उसको अगर आप अल्फा बोल रहे हैं तो उसके बगल वाला जो कार्बन है उसको बीटा बोला जाएगा। तो उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है, और जैसे ही हाइड्रोजन वहां से निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन H प्लस लेके जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा गाइस, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। समझ में आता है? तो मैं चलिए लिख रहा हूं यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा। ये हो गया R1 हो जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, R2 हो जाएगा गाइस। और फाइनली क्या निकल चुका है, BH निकल चुका है। ये वाला H कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम बीटा कार्बन, फ्रॉम बीटा कार्बन। इतना क्लियर होता है गाइस, ये बीटा कार्बन से आया। समझ में आता है? चलिए, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, देखिए फाइनल प्रोडक्ट जो बना है वो एल्कीन है गाइस, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसकी, आपको इतना ध्यान, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इवन के कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बात कर लेते हैं। तो पॉइंट्स जो हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है, देखिए आपको पता है कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही स्लो स्टेप है, वही आरडीएस है। और आरडीएस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आरडीएस में सिर्फ गाइस सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। मैं वापस से आपको बता रहा हूँ कि जो पहला स्टेप है उसके अंदर सिर्फ सबस्ट्रेट जो है वो ही क्या कर रहा है, सॉल्वेंट की हेल्प से कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है गाइस। तो बी माइनस का पहले स्टेप में कोई भी रोल नहीं है, बेस का पहले स्टेप में कोई भी रोल नहीं है, पहले स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट है। इसीलिए बोला जाता है कि जो E1 है उसका ऑर्डर 1 होता है गाइस, और उसकी जो मोलिकुलरिटी है, उसका मोलिकुलरिटी भी क्या होता है, 1 ही होता है। पॉइंट नंबर 1 आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप इवन मैकेनिज्म कराना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप चाहिए गाइज। ऐसा क्यों, अगर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो आसानी से लीव कर जाएगा और कार्बोकेटाइन बहुत ही जल्दी फॉर्म होगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तभी आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा गाइज, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। जैसा कि मैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एलिमिनेशन में बता चुका हूँ, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर आपको चाहिए गाइज इस रिएक्शन के लिए। ऐसा क्यों चाहिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। जब मैकेनिज्म पे फिर से आएंगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एलिमिनेशन में आप दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करते हैं गाइस, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके एक पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एलिमिनेशन में आप दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके एक पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। तो अगर आप दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, राइट, तो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है गाइस, एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, राइट। और जब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, बट एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कितनी है, बहुत ही कम हो रही है, लेस एनर्जी रिलीज, ऐसा बोल सकते हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है गाइस, ओवरऑल आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, इसलिए डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है गाइस। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो फेवरेबल कहाँ पे होती है, फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर गाइस, फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए मैंने लिखा कि इवन के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। ये मैंने कहाँ से लिखा, फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, ये किस पे बेस्ड है, ली चेटलियर प्रिंसिपल, केमिकल काइनेटिक्स वाले टॉपिक से। क्लियर होता है इतना, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उसको डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, आप चलिए सेमी कलर से लिख देता हूँ, बट आप ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ इवन की गाइस, रेट ऑफ इवन, कि इवन मैकेनिज्म का रेट ज्यादा कहाँ पे होगा, वो ज्यादा होगा जब आपको चेक करना पड़ेगा ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन गाइस। मैं कार्बोकेटाइन को C प्लस लिख रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। ध्यान रखना, जो पहला कार्बोकेटाइन बन रहा है उसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है आपको रीअरेंजमेंट
से पहले देखना है। रेट ऑफ इवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म। आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और वो 1 डिग्री से। इसका मतलब रेट ऑफ इवन जो होगा वो 3 डिग्री में ज्यादा होगा गाइस, फिर वो 2 डिग्री में, एंड देन फिर उसके बाद 1 डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 5। आपको मैं बता दूं कि ये जो मैकेनिज्म है इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको हाईली पोलर सॉल्वेंट चाहिए गाइस। हाईली पोलर सॉल्वेंट क्यों चाहिए? जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट आप लेंगे गाइस, उतना ही आसानी से आयनाइजेशन होगा। मतलब बोल सकते हैं कि हाईली पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, सपोर्ट्स, इट बेसिकली सपोर्ट्स आयोनाइजेशन, राइट। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन जितना आसानी से होगा उतना ही जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा। और हाईली पोलर सॉल्वेंट में हम मोस्ट कॉमन जो है वो है वाटर गाइस, तो वाटर ही मोस्टली आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब जो मैं पॉइंट लिखने वाला हूं आप इसको नोट में लिख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप आरडीएस है, आपको पता है, राइट। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सिर्फ कार्बन और लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हाँ, जो H प्लस निकल रहा है गाइस वो दूसरे स्टेप में निकल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो H है, H रिमूव जो हो रहा है गाइस, H रिमूवल जो है, H रिमूवल इज इन्वॉल्व, H रिमूवल इज इन्वॉल्व इन फास्ट स्टेप। ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि जो H रिमूव हो रहा है वो दूसरे स्टेप में हो रहा है। फास्ट स्टेप कौन सा है गाइस, सेकेंड स्टेप में रिमूव हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर होता है। इसीलिए गाइस मैं एक टर्म यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि जो E1 होता है, E1 डज नॉट सपोर्ट, E1 डज नॉट सपोर्ट काइनेटिक आइसोटोपिक, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। आई नो ये टर्म आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता दूं कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए कंपाउंड में if there is a difference, if there is a difference in the rate, in the rate in the rate observed, if there is a difference in the rate observed ड्यू टू आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मान लीजिए कि आपने जितने भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटीरियम से, उसके हाइड्रोजन के किसी दूसरे आइसोटोप से, तो रेट में चेंज आएगा या नहीं, यही काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है। बट क्योंकि इवन जो है सपोर्ट नहीं करता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम भी होगा गाइज तो भी रेट सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए बात करते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, CH3 CH2 लिविंग ग्रुप, बहुत सिंपल सा सवाल है गाइस, और उसके नीचे मैंने लिखा CD3 CD2 लिविंग ग्रुप। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों जगह हमने क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप यूज किए। इवन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, इवन मैकेनिज्म गाइस आपको पता है पहले क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया, नीचे भी क्या हो जाएगा, CD3 और CD2 पॉजिटिव, दोनों को साथ साथ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आपको पता है कि फास्ट स्टेप होता है गाइस, पहले वाला स्लो है, आरडीएस है तो वो रिवर्सिबल होगा, मैं लिख रहा हूँ। सेकंड वाला स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा गाइस, आपको पता है जो जो बीटा कार्बन है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा कार्बन से पहले वाले में हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा गाइस, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दूसरे में ड्यूटेरियम निकलेगा तो क्या बनेगा, CD2 डबल बॉन्ड CD2। गाइस देखिए जो हाइड्रोजन निकल रहा है पहले वाले एग्जांपल में वो फास्ट स्टेप में निकल रहा है गाइस, और दूसरे में डी जो निकल रहा है वो फास्ट स्टेप में निकल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले वाले स्टेप का, पहले वाले जो रिएक्शन है उसका रेट R1 है, दूसरे का रिएक्शन R2 है, तो R1 और R2 जो होंगे गाइस, R1 और R2 जो होंगे वो नियरली सेम होंगे गाइस, क्योंकि क्योंकि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो पहला स्टेप है, जो आरडीएस है, जो रेट को डिफाइन कर रहा है, वो पहला स्टेप है और उसमें सिर्फ लिविंग ग्रुप निकल रहा है गाइस। तो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, दोनों में लिविंग ग्रुप सेम है, इसलिए दोनों ऑलमोस्ट सेम रेट से होगा। ठीक है, क्लियर होता है। मैंने नियरली सेम क्यों लिखा गाइस, और नियरली सेम इसलिए लिखा क्योंकि जो पहला कार्बोकेटाइन बन रहा है गाइस उसमें एक जगह CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, राइट, या प्लस H इफेक्ट लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं।
और एक जगह CD3 का प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। दोनों के प्लस एच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है गाइज, इसलिए मैंने R1 और R2 को नियरली सेम लिखा, एग्जैक्टली सेम नहीं लिखेंगे। अब क्लियर होता है, इतना समझ में आता है। चलिए फिर से मैं बता दूं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप हाइड्रोजन को हटा के उसका दूसरा आइसोटोप डी या टी लगा दें तो उससे रेट में फर्क नहीं आएगा। ये हम E1 की बात कर रहे हैं, समझ में आता है? ठीक है, चलिए फिर कुछ और पॉइंट स्टडी करते हैं E1 से रिलेटेड। एक इक्वेशन मैं आपको देना चाहूंगा और उसकी हेल्प से मैं समझाऊंगा गाइस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH2, डायरेक्टली मैं कार्बोकेटाइन बना हुआ आपको दे रहा हूँ। ये मान लीजिए कार्बोकेटाइन आपका एक रिएक्शन में बना, ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे B माइनस आएगा, बेस आएगा। वो क्या कर सकता है गाइस, वो H प्लस निकालेगा। कौन से कार्बन से? ये अल्फा है, बीटा कार्बन से निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे दो बीटा कार्बन है। क्योंकि यहाँ पे दो बीटा कार्बन है गाइस, तो दो पाई बॉन्ड बन सकते हैं, दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा गाइस वो कुछ ऐसा बनेगा, बोल सकता हूं मैं, ठीक है। और अगर आप राइट हैंड साइड से निकाल रहे हैं गाइस तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ बन जाएगा गाइस। क्लियर होता है, समझ में आता है? चलिए देखिए, जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो एल्कीन है, दूसरा भी एल्कीन है। पहले वाले में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है गाइस, दूसरे वाले में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। पहले वाला ज्यादा स्टेबल है, ये है मोर स्टेबल गाइस, पहले वाला ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। इतना क्लियर होता है? देखिए इवन मैकेनिज्म में जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है गाइस और जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, हम उनको अलग टर्म से डिफाइन करते हैं, अलग नाम दिया जाता है उनको। तो जो मोस्ट स्टेबल है उसको बोला जाता है गाइस सेट जेफ। सेट जेफ एल्कीन इसको आप बोलेंगे, या सेट जेफ प्रोडक्ट आप इसको बोलेंगे। तो पहले वाला जो है वो सेट जेफ एल्कीन है विच इज मोर स्टेबल, और जो लेस स्टेबल है उसको बोला जाता है गाइस हॉफमैन, उसको बोला जाता है हॉफमैन एल्कीन, या फिर उसको बोला जाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। इतना क्लियर होता है? ऑलवेज मोर स्टेबल इज सेटजेफ, लेस स्टेबल इज हॉफमैन। क्लियर होता है? चलिए देखिए, स्टेबिलिटी मोर स्टेबल लेस स्टेबल जो है, मेजर और माइनर दोनों रिलेटेड नहीं है गाइस। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा स्टेबल है वही मेजर होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, आप स्टेबिलिटी को सेटजेफ एल्कीन से रिलेट कर रहे हैं, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो हमेशा सेटजेफ होगा, जो लेस स्टेबल है वो हमेशा ऑफमैन होगा। जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। बट हाँ, इवन की अगर आप बात करें, इवन की अगर आप बात करें तो मैं यहाँ पे नोट बना के लिख रहा हूँ, इन इवन मैकेनिज्म, इन इवन मैकेनिज्म always always set jeff product, always guys set jeff product is measure। इवन मैकेनिज्म में क्या होगा, ऑलवेज जो सेट जेफ प्रोडक्ट है वही मेजर होगा गाइस, इतना आपको ध्यान रखना है। इवन के बारे में हमने जितने पॉइंट स्टडी किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इवन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल जो है गाइस वो है डिहाइड्रेशन गाइस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल स्टडी करेंगे, ठीक है अब, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। इतना क्लियर होता है? ठीक है गाइस, तो हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, ठीक है, जो कि इवन का एग्जांपल है। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ वापस से, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन टर्म का मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, राइट, बोल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिख देता हूँ, रिमूवल ऑफ H2O लिख देता हूँ, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर होता है? ये एक इवन मैकेनिज्म है, समझ में आता है? चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि इसके लिए क्या रिएजेंट आपको लेना पड़ेगा एल्कोहल के साथ, ठीक है। रिएजेंट जो है वो इसमें होता है या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गाइस इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, ठीक है, या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, या फिर जरूरी नहीं है कि H2SO4 एसिड ही लिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 भी लिया जा सकता है हीटिंग के साथ, या फिर जो है आपको कभी कभी ये भी मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड KHSO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग गाइस। बट मैं आपको बता दूं कि जो मोस्ट कॉमन है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही है, वही आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है उसमें कितने मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए पहले डायरेक्टली हम मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, तो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो है, मान लीजिए CH3 है, CH यहाँ पे CH3 लगा हुआ है,
ये हो जाएगा CH2 और ये हो गया यहाँ पे OH हो गया गाइस। ये एक एल्कोहल है। एल्कोहल का रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग में, राइट गाइज। आपको मैं बता दूं कि जो OH है, राइट, OH बहुत ही खराब लिविंग ग्रुप है। OH जो है वो क्या है? एक पुअर लिविंग ग्रुप है गाइज। तो OH आसानी से नहीं निकलता है, इसीलिए ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, इस OH को, इस पुअर लिविंग ग्रुप को एक एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं गाइज। और इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? प्रोटोनेशन करा के। कैसे किया जाता है? प्रोटोनेशन करा के। तो जो पहला स्टेप होता है गाइज वो प्रोटोनेशन होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज बेसिकली एसिड, वो H प्लस देता है और उस H प्लस को गेन कौन करता है? ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर उस H प्लस को गेन करेगा गाइज, क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, OH2 पॉजिटिव गाइज, ऐसा कुछ बन जाएगा। इतना क्लियर होता है आपको? ठीक है। जैसे ही OH2 बना गाइज, मैं बता दूं कि जो वाटर होता है वो क्या है? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है गाइस। तो हमें यही चाहिए था कि एक बार जो OH है वो क्या है? अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए ध्यान रखना, अल्कोहल का जितना भी मैकेनिज्म होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, क्योंकि OH जो है वो पुअर से अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही ये बना, आपको पता है स्टेप नंबर 2 में लिख रहा हूँ गाइस। अब स्टेप नंबर 2 आएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? ये जो भी बना है, राइट, पहले रिएक्शन में प्रोटोनेशन होने के बाद में गाइस, जो मैं बता दूं कि ये जो प्रोटोनेशन हुआ है, इसी को आप एक और बोल सकते हैं, इसी को आप बोल सकते हैं ये एक एसिड बेस रिएक्शन है गाइस। एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो होता है गाइस वो नेगेटिव होता है। हर एक पॉइंट का मीनिंग है, ये आपको समझ में आएगा जब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अभी आप समझिए इसको। ठीक है। चलिए, तो पहले क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ। अब प्रोटोनेशन होने के बाद में क्या होगा गाइस? प्रोटोनेशन होने के बाद में ये H2O जो कि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा। तो जो सेकंड स्टेप है गाइज वो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है गाइज। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस H2O रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3। CH हो गया, ये CH3 हो गया गाइज, ये CH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतना क्लियर होता है गाइज? ठीक है। चलिए, देखिए, जो भी कार्बोकेटाइन बना है, आपको पता है कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, इवन मैकेनिज्म में उसमें रीअरेंजमेंट होता है गाइस। तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे गाइस। आपको पता है 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट से क्या होगा? 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट से जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा गाइस। इतना क्लियर होता है? अब ये क्या हो जाएगा? बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो उससे क्या होगा? यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। इतना क्लियर होता है गाइस? ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब जो कार्बोकेटाइन बना है उसके 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। तो हमने रीअरेंजमेंट भी करवा लिया। अब जो है लास्ट स्टेप वो है स्टेप नंबर 3 गाइस। स्टेप नंबर 3 में जो भी कार्बोकेटाइन है आपके पास, जो भी अवेलेबल कार्बोकेटाइन है, राइट, आफ्टर रीअरेंजमेंट गाइस, वो क्या करेगा? उसके सामने HSO4 माइनस जो है, जो कि बेस है गाइस, वीक बेस हो, फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि इवन मैकेनिज्म में वीक बेस भी चलता है। ठीक है। HSO4 माइनस वीक बेस क्यों है? क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, राइट, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स वीक बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? जो पॉजिटिव वाला है वो अल्फा कार्बन है, तो इधर 3 बीटा कार्बन है, बट तीनों ही आइडेंटिकल है। तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालिए गाइस, आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 गाइस, और यहाँ पे भी CH3 मिलेगा। क्लियर होता है इतना? ठीक है, समझ में आता है? एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला। ठीक है, सिर्फ एक ही मिल रहा है। तो ध्यान रखना, जब अकेला प्रोडक्ट मिलेगा तो वो हमेशा क्या होगा गाइस? वो हमेशा सेट जेफ होगा, हमेशा सेट जेफ होगा। यहाँ पे हॉफमैन बन ही नहीं रहा है। और ये जो प्रोडक्ट है इसी को क्या बोलते हैं? इसका नेम क्या है? ये है आइसोब्यूटीन है गाइस। ठीक है, क्लियर होता है? आई होप समझ में आया होगा आपको कि 3 स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट पे कैसे पहुंचे। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन से फिर से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे CH3 CH हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, फिर हो गया CH2 लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप, चलो यहाँ पे हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो OH लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? H प्लस हीटिंग। सिर्फ H प्लस हीटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग है गाइस। आपने क्या किया था? पहले पहले आप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, आपको पता है। ठीक है। CH2 पे पॉजिटिव, पहला कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा गाइस। क्या रीअरेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे आप। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा के क्या हो जाएगा, जो कार्बोकेटाइन है वो अब कहाँ आ जाएगा गाइस, वो 2 डिग्री वाले कार्बन पे आ जाएगा। आपको इतना क्लियर होता है, अब वो कहाँ आ जाएगा, 2 डिग्री वाले कार्बन पे। ठीक है, समझ में आता है। चलिए, अब क्या करना है, फिर से आपको पता है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है गाइस। ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और कार्बोकेटाइन कहाँ आ जाएगा। अब जो कार्बोकेटाइन आएगा गाइस, आपको पता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल वाली सिचुएशन, सबसे ज्यादा स्टेबल जगह पे आ गया है गाइस। ठीक है, अब वो जहाँ पे आया है वहां पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है गाइस। कितने हैं, 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इस मैकेनिज्म में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपने रीअरेंजमेंट भी करवा लिया। अब रीअरेंजमेंट के बाद में क्या होता है गाइस, आपको पता है कि रीअरेंजमेंट के बाद में, मैं वापस से लिख रहा हूँ इस कार्बोकेटाइन को, CH3 कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 और ये CH3। इसके बाद में क्या आता था गाइस, आपको पता है HSO4 माइनस आता है, जो कि एक बेस है। वो क्या करता है, वो क्या करेगा, अल्फा कार्बन, वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा गाइस। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बीटा जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये तो आइडेंटिकल है, तो दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन निकाले, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा। तो चलिए मैं बना देता हूँ एक प्रोडक्ट, CH2, ये कार्बन हो गया, CH2 हो गया। ठीक है, समझ में आता है। और यहाँ पे ये CH3 हो गया, यहाँ पे ये CH3 हो गया। एक प्रोडक्ट तो मैंने ये बना दिया। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट, जब आप इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे, इस वाले बीटा से हाइड्रोजन आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3, ये कार्बन हो गया। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे CH3 हो गया, ये डबल बॉन्ड CH और CH3, ऐसा कुछ बनेगा, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी था, इसलिए यहाँ पे सेटजेफ और हॉफमैन दोनों बनेगा। सेटजेफ कौन सा है, आप वो देखिए। आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला जो है उसके अंदर टोटल कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन गाइस। तो ये क्या होगा, ये सेटजेफ एल्कीन होगा। मैंने बताया था आपको सेटजेफ एल्कीन क्या होता है, मोर स्टेबल वाला होता है गाइस। क्या होता है, मोर स्टेबल वाला। और जो पहले वाला है उसके अंदर सिर्फ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, उसके अंदर सिर्फ 5 अल्फा हाइड्रोजन है गाइस, आप देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा गाइस, समझ में आता है। हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए पॉसिबल प्रोडक्ट आपको सभी बनाने हैं, आपसे पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट, तो सिर्फ आपको सेटजिफ वाला बनाना है, इवन मैकेनिज्म में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन है, अब ये इस मैकेनिज्म में, इवन मैकेनिज्म में जो भी हमने स्टडी किया उसको हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ध्यान रखना, ये जो ग्राफ मैं बनाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको लाइन को अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। अभी भी सही से नहीं हुआ, चलो चलता है। ठीक है, देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो हमने सेकेंड टाइम पे क्वेश्चन लिया था उसी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास एक एल्कोहल था। ठीक है, ऐसा आपके पास एल्कोहल कौन सा था, आपने सेकेंड टाइम पे जो एल्कोहल लिया था वो आपके पास, मैं सिर्फ कार्बन का स्केलेटन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपके पास एल्कोहल था। ठीक है, इस एल्कोहल का क्या हुआ, पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुआ, प्रोटोनेशन हुआ गाइस। एसिड बेस रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए पीक नीचे आएगा। मैं बता दूं कि बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, इसलिए इसका एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत कम सा लिखा मैंने। और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन हुआ गाइस, तो बना क्या फाइनली, बना क्या कि प्रोटोनेशन हो गया, ऐसा कुछ हो गया। राइट, समझ में आता है। पहला स्टेप था ये। ठीक है, सेकंड स्टेप, जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ था, प्रोटोनेशन के बाद में क्या होता है, OH2 निकलता है और RDS बनता है गाइस। तो क्या होगा कि अब ये जो है वो RDS स्टेप आएगा, ये RDS आएगा स्लो स्टेप, इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। जैसे ही लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बन, कार्बन के स्केलेटन में यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आके रह गया गाइस। समझ में आता है इतना। ठीक है, चलिए, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना था, क्या वो रीअरेंज हुआ था, आप ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल रीअरेंज हुआ था। ये हाइड्राइड शिफ्ट करके ये क्या हुआ था, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, हाइड्राइड शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया था। इतना क्लियर होता है। क्या हाइड्राइड फिर से शिफ्ट हुआ था, बिल्कुल, अब फिर से हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ था और कुछ ऐसा आ गया था। तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद में पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आ गया था। क्या इसके बाद में रीअरेंजमेंट हुआ, नहीं हुआ, बोल सकते हैं। देखिए, हर एक रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा है गाइस, ध्यान रखना, इतना क्लियर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में क्या था, थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि दो पॉसिबल प्रोडक्ट मिले थे, तो दो पाथ होंगे। एक आप मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और एक आप मान लीजिए कुछ ऐसा पाथ है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो भी पाथ मैंने ड्रॉ किया है उसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ये इसमें इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा है। राइट, ऐसे बोल सकते हैं। तो सेकंड वाला जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, वहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिल रहा है गाइस, लेस स्टेबल मिल रहा है।
ऊपर है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा गाइस। और जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम से मिल रहा है वो क्या होगा, सेट जेफ प्रोडक्ट होगा, तो सेट जेफ एल्कीन होगा। सेट जेफ एल्कीन कौन सा था, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला था आपको वो ये वाला था गाइस, और हॉफमैन में जो मिला था आपको प्रोडक्ट वो ये वाला था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये ग्राफ जो भी मैंने ड्रॉ किया आपको। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है गाइस, ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए एक टर्म में यहाँ पे आपको बता दूं कि जो पहला पीक है, पहला पीक ये आरडीएस वाला है, लास्ट पीक ये है। फर्स्ट और लास्ट पीक के बीच में जितने भी पीक आएंगे गाइस, फर्स्ट और लास्ट पीक के बीच में जितने भी पीक आएंगे गाइस, उनको बोला जाता है नंबर ऑफ अल्फा बीटा शिफ्ट गाइस, नंबर ऑफ अल्फा बीटा शिफ्ट। ध्यान रखना अल्फा बीटा शिफ्ट के अंदर आप जो है हाइड्राइड शिफ्ट भी अल्फा बीटा शिफ्ट ही होता है गाइस, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि मिथाइल शिफ्ट भी अल्फा बीटा शिफ्ट ही होता है गाइस, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन भी अल्फा बीटा शिफ्ट ही होता है गाइस, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी अल्फा बीटा शिफ्ट ही होता है, ठीक है। तो जितने भी रीअरेंजमेंट होंगे ना वो ग्राफ में आपको कहाँ दिखाने हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा, राइट, क्लियर होता है। आई होप ग्राफ भी आपको समझ में आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। मैं फिर से बता दूं, पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक होता है इसलिए पीक नीचे आया है, ठीक है, इतना क्लियर होता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो ये मैकेनिज्म है राइज, जो ये पूरा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, पूरा ग्राफ क्या है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन का है जिसका डेल्टा एच जो है पॉजिटिव रहेगा। क्लियर होता है इतना, समझ में आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं ताकि हमको ज्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं, एल्कोहल है, आपको क्या करना है, आपको इस OH ग्रुप को हटाना है या पॉजिटिव चार्ज बनाना है। पॉजिटिव रीअरेंज हो सकता है क्या, नहीं होगा, तो डायरेक्टली ये अल्फा हो गया, बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के एल्कीन बना देना है, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल है। सेकंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको हटा देंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से आप ड्यूटीरियम को रिप्लेस करेंगे तो CD2 डबल बॉन्ड CD2 आएगा गाइस, ठीक है। थर्ड वाले में OH हटाया, पॉजिटिव चार्ज बना, क्या रीअरेंज होगा, बिल्कुल होगा। रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा, CH3 CH, बीच में कार्बोकेटाइन आएगा गाइस, समझ में आता है। और जैसे ही बीच में कार्बोकेटाइन आया उसके लिए ये अल्फा है, दोनों बीटा है, तो आप किधर भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। आप पाई बॉन्ड जैसे ही बनाएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जो फर्स्ट का 4 ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। आप देख सकते हैं उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आपको पता है कि OH जो निकलेगा पॉजिटिव बनेगा, रीअरेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, तो क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 गाइस, ठीक है। समझ में आता है इतना, चलिए अब देखिए जितने भी एग्जाम्पल थे क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले वाले का रेट R1 है, R2 R3 एंड R4 ऐसे चलते जा रहा है। उससे पूछा जाए कि R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा गाइस, तो R1 और R2, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम है, आपको पता है कि इवन मैकेनिज्म जो है वो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन शो नहीं करता है गाइस, तो रेट क्या होगा, नियरली सेम ही होगा, क्लियर होता है, ठीक है। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं R1 को R3 से। देखिए पहले वाले में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है R1 में, वो कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है गाइस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कार्बोकेटाइन बन रहा है CH3CH2 पॉजिटिव विच इज हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन, राइट, ठीक है। जो थर्ड वाला है उसके अंदर कार्बोकेटाइन क्या बन रहा था CH3CH2 पॉजिटिव। गाइस जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है उसी को देखना है, रीअरेंजमेंट कराने के बाद चेक नहीं करना है। मैंने लिखा था रेट ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन यहाँ पे जो फॉर्म हुआ उसके सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि पहले वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसलिए R1 ग्रेटर देन R3 हो गया गाइस, समझ में आता है। वैसे अगर आप R1 और R4 को कंपेयर करें, क्वेश्चन नंबर 1 में ही फोर्थ ऑप्शन को आप देखते हैं, यहाँ से OH निकलेगा गाइस, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद जो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा वो है कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन जिसके पास टोटल कितने गाइस 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले वाले के पास सिर्फ 3 थी, इसके पास 6 है, तो R4 जो है वो ज्यादा हो जाएगा, नो डाउट, समझ में आता है। चलिए एक और हम कंपेयर कर लेते हैं R3 और R4, देखना बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन चल रहा है। R3 और R4 में फाइनल प्रोडक्ट सेम है गाइस, आप देख सकते हैं R3 और R4 के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट दोनों सेम है, बट दोनों में जो इंटरमीडिएट बना फर्स्ट कार्बोकेटाइन, पहले जो R3 में बना उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, जो R4 में बना उसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, क्योंकि R4 में जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है उसका उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए R4 ज्यादा होगा R3 से, समझ में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की।
नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल वैसा ही है गाइस, थोड़ा सा सोचना है आपको कि ये OH निकलेगा पॉजिटिव बनेगा, जैसे ही ये पॉजिटिव बना गाइस क्या रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा। रीअरेंजमेंट के बाद ऐसा आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में तो जैसे ही OH निकलेगा पॉजिटिव यही बन जाएगा, सिंपल। आपको पता है पहले वाले का रेट R5 है, दूसरे का R6 है। पहले वाले में जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है उसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है गाइस, और जो सेकंड वाले में बन रहा है उसके पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए आप डायरेक्टली बोल देंगे कि R6 ग्रेटर देन R5 होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर हमको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो मेजर प्रोडक्ट तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। इस अल्फा के लिए इधर बीटा, अगर आपको एल्कीन चाहिए ज़्यादा स्टेबल वाला तो आपको ये वाला प्रोडक्ट बनेगा सेट जेफ एल्कीन। एस मतलब सेट जेफ एल्कीन, ठीक है। इसके अंदर भी जो प्रोडक्ट बनेगा गाइस वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, तो प्रोडक्ट दोनों में सेम है, विच इज सेट जेफ एल्कीन, ओके। और बट रेट की अगर आप बात करें तो R6 जो है थोड़ा फास्ट रेट से प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, OH निकालिए, पॉजिटिव चार्ज बनाइए गाइस। पॉजिटिव चार्ज बना के बताइए क्या कुछ हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना आपको पता है रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट करवाएंगे हम। रीअरेंजमेंट में आपको क्या करना है, मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे गाइस, तो मिथाइल शिफ्ट करवाने के बाद में कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आपको पता है राइट। और जैसे ही ये बना, अब आपको पता है क्या आएगा, अब बी माइनस आके एक मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना लेगा। तो मैं डायरेक्टली स्टेबल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ गाइस, पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड की अगर आप बात करेंगे तो सेकंड में क्या होगा कि प्रोटोनेशन होगा, यहाँ से OH निकलेगा तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव में बना चुका हूँ। क्या रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा गाइस, रीअरेंजमेंट होगा, ये रीअरेंजमेंट हो गया। समझ में आता है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या फिर से होगा, बिल्कुल रीअरेंजमेंट होगा फिर से। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं, अब तो बेस आएगा और जो है प्रोडक्ट बना लेगा। प्रोडक्ट यहाँ पे भी ऐसा ही बन रहा है, सेम ही बन रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही OH निकलेगा पॉजिटिव बनेगा। OH निकला पॉजिटिव यहाँ बन गया, क्या रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा गाइस। रीअरेंजमेंट होने के बाद में पॉजिटिव यहाँ आएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद सिंपल बेस आके क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा एल्कीन। फिर से प्रोडक्ट वही मिल गया यार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में जैसे ही OH निकलेगा गाइस पॉजिटिव चार्ज आया, सिंपल यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं होगा। डायरेक्टली यहाँ पे बेस आएगा और बेस आके प्रोडक्ट ये बना लेगा। इतना क्लियर होता है। देखिए जो थर्ड के अंदर मैंने 4 एग्जांपल लिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सभी के अंदर प्रोडक्ट आपको सेम मिल रहा है गाइस, सभी के अंदर प्रोडक्ट आपको सेम मिल रहा है, ठीक है। अगर आप पहले वाले में देखेंगे तो पहले वाले में जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बना था उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने थे गाइस, उसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन थे। सेकंड वाले में कितने थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, मैं सर्कल कर रहा हूँ इनको, ठीक है। थर्ड वाले में कितना था, 3 + 1 गाइस, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, ठीक है। और जो थर्ड का फोर्थ है उसके अंदर टोटल कितने, 8 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो क्या जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि R10 जो है वो ज्यादा होगा, सिंपल आप बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाता गाइस तो आपको पता है कि R10 जो है वो ज्यादा होगा R9 से, वो R8 से ज्यादा होगा, और ये R7 से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हमने चेक किया है। समझ में आता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में OH यहाँ से जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जनरेट होगा गाइस, ये कुछ अच्छा सवाल मैंने आपके सामने लिया है यहाँ पे। आपको पता है कि 7 मेंबर रिंग है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है गाइस। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैसे होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। बीटा गामा वाला बॉन्ड टूटता है गाइस, और अल्फा गामा के बीच में बॉन्ड बनता है, तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज बीटा वाले कार्बन जो मैंने लिखा है इसमें उस पे आएगा, क्योंकि उसके एक तरफ का बॉन्ड टूट रहा है इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। क्लियर होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि आप रीअरेंजमेंट में ये पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हाईली स्टेबल है गाइस, बिल्कुल है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। अब क्या करेगा, अब जो है बी माइनस आएगा, और आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है सिर्फ, तो मेजर प्रोडक्ट के लिए आपको पता है कि पाई बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए, ताकि टोटल अल्फा हाइड्रोजन आपको ज्यादा मिल जाए। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 10 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, ये मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। समझ में आता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, H प्लस जाएगा, H प्लस जैसे ही निकलेगा गाइज उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है रीअरेंज होने के चांसेस है क्या, आप ऐसा सोचिए।
हाँ बिल्कुल रीअरेंज हो सकता है गाइस, ये पॉजिटिव रिंग के पास में आना चाहेगा। तो क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किया गाइस। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में क्या होगा, सी एच पॉजिटिव आ गया, CH3 आ गया, समझ में आता है। चलिए उसके बाद कुछ होने के चांसेस है क्या, बिल्कुल। अब रिंग एक्सपेंशन होगा गाइस। रिंग एक्सपेंशन जो है उसके अंदर अगेन ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। बीटा गामा वाला बॉन्ड टूटता है गाइस और अल्फा गामा के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगा। ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, बीटा पे। समझ में आ रहा है। तो मैं 6 मेंबर रिंग बना रहा हूँ, जहां पे CH3 लगा हुआ है ऑलरेडी, वो कौन सा कार्बन है, वो अल्फा कार्बन है। ठीक है, बीटा कार्बन में पॉजिटिव आया, मतलब ये पॉजिटिव मैंने बना दिया। क्लियर होता है। चलिए अब क्या फिर से रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा गाइस, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। आप ध्यान से देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना पसंद करेगा 3 डिग्री वाले पे। और अब फाइनली आपको क्या करना है, B- बेस आएगा और प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मोस्ट स्टेबल बना रहा हूं मैं, तो ये मैंने बना दिया मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए गाइस, जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ आप उसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, या फिर पहले समझ लीजिए, उसके बाद एक बार फिर से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए जो राइट वाला रिंग है ना, उसके फर्स्ट कार्बन पे, उसके बाद वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो राइट वाली रिंग के लिए तो ये रिंग एक्सपेंशन वाला सीन बन गया गाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। राइट वाली रिंग के लिए ये रिंग एक्सपेंशन वाला सीन बन गया है गाइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो पॉजिटिव चार्ज है आप उसको अल्फा दिखते हैं ना, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गामा हो गया। आपको क्या करना है, अल्फा गामा के बीच में बॉन्ड बनाना है, ये वाला बॉन्ड टूटना है। तो गाइस जैसे ही आप ऐसा करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या बनेगा। आपको पता है कि लेफ्ट वाला रिंग अभी 5 मेंबर ही रहेगा गाइस, बट जो राइट वाला रिंग है ना वो 6 मेंबर रिंग बन चुका है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है। अब क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज जो है लेफ्ट वाली रिंग के लिए रिंग एक्सपेंशन वाला सीन बनेगा गाइस। अब लेफ्ट वाली रिंग जो है वो एक्सपेंड होगी, RE मतलब रिंग एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा, फिर से ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा गाइस। तो क्या बन जाएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 मेंबर रिंग, 2 6 मेंबर रिंग बन जाएगी गाइस, समझ में आ रहा है। तो ये बना दी मैंने 2 6 मेंबर रिंग, जिनके बीच में 2 कार्बन कॉमन है और ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या आएगा, अब बेस आएगा गाइस, और जो है एलिमिनेशन कर जाएगा, एलिमिनेशन कर जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो है मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं गाइज। मैं पहले बता दूं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल है। देखना क्या होता है इसमें। जैसे ही OH निकला, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, 5 मेंबर रिंग के पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज गाइज, रिंग एक्सपेंशन का सीन। आप अल्फा बीटा गामा यही लिख दो, समझ में आ जाएगा। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। देखो अल्फा गामा के बीच में बॉन्ड बनेगा और बीटा गामा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। लेफ्ट वाला रिंग 6 मेंबर रिंग था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मुझसे सही से नहीं बना, तो वापस से बनाता हूँ। जो लेफ्ट वाला रिंग है वो 6 मेंबर रिंग था। उसके बाद एक CH2 आया, ठीक है, अल्फा कार्बन। फिर कौन सा आया, फिर बीटा कार्बन, ठीक है, बीटा कार्बन। फिर गामा कार्बन, और गामा कार्बन से जो है रिंग स्टार्ट हो रहा है गाइस, आप देखना, क्योंकि बीच में 6 मेंबर रिंग बन गया है। तो गामा कार्बन ये है, सॉरी गामा नहीं, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। बीटा के बाद वाले कार्बन पे रिंग बन रहा है, राइट। बीटा के बाद वाले कार्बन पे इस तरीके से बॉन्ड जा रहा है, ठीक है, समझ में आता है। और ये आप रिंग का अगर ओरिएंटेशन आप देखेंगे तो रिंग का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हो गया है, नेक्स्ट वाली रिंग का ओरिएंटेशन। पॉजिटिव चार्ज आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया है? जैसे ही बीटा गामा वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ गाइस, पॉजिटिव चार्ज बीटा पे आ गया है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसके एक तरफ का बॉन्ड टूट गया है, बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आता है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली थोड़ा बहुत तो। ठीक है, तो बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जैसे ही अब कौन आएगा, अब बेस आ जाएगा, और बेस क्या करेगा, बेस अपना काम कर जाएगा गाइस। तो बेस क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। कैसे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ ऐसे बना दिया, और जो बीटा है वो पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐसे बना लेगा, ठीक है। तो इसी प्रोडक्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ध्यान रखना है तीनों रिंग एरोमेटिक है, बीच वाला रिंग भी एरोमेटिक है, आप देख सकते हैं गाइस। तो ये प्रोडक्ट जो है ऐसे लिखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा,
इसको आप क्या बोलते हैं, आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फिनेंथ्रीन गाइस। तो फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन कैसा होता है हमने देखा एक मैकेनिज्म के हेल्प से। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं फिर से बता दूं, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या होगा, OH निकलेगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जैसे ही OH निकला पॉजिटिव चार्ज आपने बना दिया, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया गाइस, ठीक है। और ये यहाँ पे OH है। ध्यान रखना दोनों OH को प्रोटोनेट एक साथ मत करना, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज इन अ मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल गाइस, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज बना, आपको पता है ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गामा हो गया, रिंग एक्सपेंशन का सीन बन रहा है, ये यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा गाइस, रिंग एक्सपेंड होगा, ऐसा बोला जा सकता है। क्लियर हो रहा है। चलिए रिंग एक्सपेंड हो रहा है तो अब मैं नंबरिंग भी कर रहा हूँ। नंबर 1 मैंने दिया, नंबर 1 उसको दिया जहाँ पे गामा है, ठीक है, नंबर 1 उसको मैंने दे दिया। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो चलिए पहले एक रिंग बना लेते हैं। चलिए ये मैंने रिंग बनाया पहले, ठीक है। नंबर 1, जहाँ पे जहाँ पे CH2OH लगा हुआ था, ठीक है, लगा दिया उसको, नंबर 1 हो गया। क्लियर होता है, ठीक है। नंबर 1 के बाद में, नंबर 1 के बाद में आपको पता है कि ये 1 हो गया, ये 2 था, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 4 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बना दिया है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा गाइस, आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज 3 पे आएगा, तो 3 पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया। क्लियर होता है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या होता है उसके बाद, बेस आएगा, बी माइनस आएगा, और क्या करेगा, बी माइनस आके एक और पाई बॉन्ड बना जाएगा। ये पाई बॉन्ड इधर बना के चला गया, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कितना सही कंपाउंड बन रहा है ना, कॉन्जुगेटेड डाइन जैसा कुछ बन रहा है, वो ज्यादा स्टेबल है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। फिर से आपको पता है कि एक और एल्कोहल बचा हुआ है, तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो कार्बोकेटाइन जो अब बनेगा वो कहाँ बनेगा गाइस, वो यहाँ पे इस पे बनेगा, CH2 पॉजिटिव पे, ठीक है। क्लियर होता है इतना। फिर से आप इसको अल्फा बीटा गामा इस तरीके से नाम देके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये अल्फा हो गया गाइस, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ठीक है। क्लियर होता है, बीटा गामा के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा गाइस। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। दो पाई बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में है ऑलरेडी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है, और अब जो है गाइस बेस आके क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से क्या करेगा, H को रिमूव कर देगा गाइस, और फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको वो मिलेगा बेंजीन गाइस। समझ में आता है, तो ये बेंजीन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में H प्लस प्रोटोनेट होगा, H प्लस जो है OH को प्रोटोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। चलिए पॉजिटिव चार्ज मैंने बना दिया। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, मैं ये बोलूंगा आपको, बट बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना, क्या रीअरेंज हो सकता है। देखिए रीअरेंज मतलब शिफ्ट तो होगा नहीं कुछ यहाँ पे, अल्फा बीटा शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट वैसा कुछ तो होएगा नहीं, रिंग एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। क्या हो सकता है, क्या रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल रेजोनेंस होगा, राइट। रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस करने के बाद में आप इस पाई बॉन्ड को, पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके आ सकते हैं गाइस। समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रिंग के बगल वाले कार्बन पे आया, अब रिंग एक्सपेंशन वाला सीन बन गया है गाइस। रिंग एक्सपेंशन आप देख सकते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, अल्फा और गामा के बीच में बॉन्ड बनेगा गाइस। तो जो बॉन्ड बनेगा उसके बाद कैसा दिखेगा, ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड वाला रिंग, और उसके बाद जो रिंग इधर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा गाइस। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैंने बना दिया, ठीक है। अब कौन आएगा, अब बी माइनस आएगा, और वो H प्लस लेके चले जाएगा, सिंपल। H प्लस जब वो लेके जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका, ये है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आता है गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस। प्रोटोनेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जो पॉजिटिव बना वो क्या करेगा, अभी जस्ट सवाल सॉल्व किया हमने, वो रेजोनेंस करेगा गाइस। रेजोनेंस जो होगा, रेजोनेंस के बाद में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, फिर उसके बाद क्या आएगा, बेस आएगा, बगल वाले कार्बन से, बीटा कार्बन से, ये अल्फा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके चले जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन लेके चले जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या मिला आपको, बेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिला गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से कुछ नया आएगा, देखना। बहुत ही बढ़िया सवाल दिख रहा है। OH निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, हमने पॉजिटिव चार्ज भी बना दिया, ठीक है।
पॉजिटिव चार्ज हमने बना दिया। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। देखिए मैं बता दूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, ये पॉइंट सिर्फ बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है उसके अंदर जो थ्री मेंबर रिंग है वो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है गाइस। थ्री मेंबर रिंग जो है वो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे एक थ्री मेंबर रिंग बना हुआ है, वो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। ये वाला जो रिंग का ये जो कॉमन बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होता है गाइस। मैं नंबरिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, मैं अपने हिसाब से नंबरिंग कर रहा हूँ, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। समझ में आता है? तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो कॉमन सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा तो रिंग क्या बन जाएगा गाइस, रिंग बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। समझ में आता है? 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, बना दिया। 3 जो है वहां पे पाई बॉन्ड आया है अभी अभी, 3 और 4 के बीच में आ चुका है। ठीक है, 5 ये हो गया, 6 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे ही 6 पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब कौन आएगा, बेस आएगा, और फिफ्थ कार्बन से क्या करेगा, H प्लस लेके चले जाएगा, और क्या बन जाएगा गाइस, बेंजीन बन जाएगा। समझ में आता है? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। ये निकला, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बना गाइस, आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बना, आपको पता है कि यहाँ पे थ्री मेंबर के टू रिंग्स है, तो वो वाला जो कॉमन बॉन्ड है दो रिंग के बीच में वो ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड गाइस इधर शिफ्ट होगा। जैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा गाइस, क्या होगा, आपको पता है कि ऊपर एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, नीचे 3 मेंबर ही रहने वाला है। ये जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड टूट के इधर आ चुका है गाइस, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव जो मैंने रोटेट किया है उस बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को उठा के इधर रख दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। जब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा गाइस, तो क्या होगा, देखो 6 मेंबर रिंग जैसा कुछ बन जाएगा। इधर बॉन्ड था ही, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सिंपल। समझ में आता है? और अब कौन आएगा, अब आपको पता ही है कि कौन आता है, आपको पता है कि बेस आता है, और जो है बगल वाले कार्बन से H प्लस लेके चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी बेंजीन ही बन रहा है। समझ में आ रहा है? कितने अच्छे सवाल है ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 फिर से मैं बोलूंगा, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रोटोनेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा गाइस। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है। अब देखना क्या करना है आपको। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बना, मैंने कहा था आपको, यहाँ पे दो रिंग के बीच में देखिए, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है, वो भी ऑलमोस्ट पाई बॉन्ड की तरह ही बिहेव करने वाला है। जैसे मैंने बताया था कि 3 मेंबर रिंग पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, ये भी पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। ये वाला बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट होगा गाइस। जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कैसा बनेगा, मैं बिल्कुल ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी तो इसको। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन है तो मैं उसको अलग डॉट से बता रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बन थे, यहाँ पाई बॉन्ड आ चुका था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन चुका था। ठीक है, क्या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार 6 मेंबर रिंग आप बना दीजिए, दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और एक जगह पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों आइडेंटिकली है। फिर कौन आता है, फिर बेस आता है। बेस कौन है यार, बेस HSO4 माइनस ही तो है। वो आता है और वो क्या ले जाता है, H प्लस ले जाता है, बेंजीन बना के चले जाता है। ऐसा बोल सकते हैं, बेंजीन फॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है कि OH निकलेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये ऐसा है, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। जस्ट अभी हमने सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन में, इतना हमने सीन सॉल्व किया था, इतना जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो गया था ना गाइस, सिंपल कन्वर्ट हो गया था ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में लेफ्ट में बेंजीन रिंग था, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो राइट वाला रिंग, ये इतना जो पार्ट है वो भी बेंजीन में कन्वर्ट हो गया था। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ गाइस कि जो राइट वा जो दो स्क्वायर बने हुए हैं वो भी बेंजीन में कन्वर्ट हो गए थे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आप उसको। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से आप चेक कर सकते हैं, समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की हम बात कर रहे थे, एल्कोहल तो है ही नहीं यार। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एल्कोहल नहीं है तो मैं बता दूं कि ऑक्सीजन तो है। प्रोटोनेशन होगा गाइस, प्रोटोनेशन जब होता है OH का तो वो कैसा बनेगा, OH पे पॉजिटिव आएगा। इसी का एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गाइस आप ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे OH, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा है गाइस, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन है, विच इज हाईली स्टेबल। क्या है, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन। समझ में आता है? देखिए जो बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन है, इसमें आप फिर से रेजोनेंस करवा दीजिए। जैसे ही आप रेजोनेंस करवाएंगे गाइस, रेजोनेंस के बाद क्या होगा,
ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा गाइस, अब इसके पास में बीटा कार्बन है और बीटा के पास हाइड्रोजन भी है। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे जो भी बेस आपने लिया है वो क्या कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा गाइस। और फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली आपको यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, और ये बन गया आपका फिनॉल, फिनॉल बन गया है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, समझने की कोशिश करिएगा। प्रोटोनेशन होगा, मैं प्रोटोनेशन लिख रहा हूँ पहले। पहले जब प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, OH पे पॉजिटिव आएगा और कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन है। फिर क्या रेजोनेंस होगा, बिल्कुल रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा गाइस। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही रेजोनेंस करेगा, क्या कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बट पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपने इस वाले कार्बन को अल्फा लिखा था, इसको बीटा लिखा था, यहाँ पे भी अल्फा बीटा लिख रहे हैं। वहां पे बीटा पे कुछ नहीं लगा हुआ था गाइस, इसलिए मैंने हाइड इसलिए क्या था, बीटा से हाइड्रोजन निकाल लिया था। बट यहाँ पे तो गाइस आप देख सकते हैं कि बीटा पे हाइड्रोजन है ही नहीं, बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अब क्या करें। अब आप एक काम कर सकते हैं गाइस, आप ध्यान से देखिए इसमें, आप यहाँ पे एक बार और रीअरेंजमेंट कर सकते हैं गाइस। अब आपको 1 2 या तो मिथाइल को शिफ्ट करना है या इथाइल को शिफ्ट करना है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, 1 2 इथाइल शिफ्ट होगा गाइस, क्योंकि क्योंकि अगर आप इथाइल को शिफ्ट करेंगे तो मिथाइल वहीं पे रहेगा, और अगर मिथाइल वहीं पे रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज जहां जाएगा वहां 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे गाइस, स्टेबिलिटी है इसलिए। समझ में आ रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार मिथाइल शिफ्ट कीजिए, एक बार इथाइल शिफ्ट कीजिए, और चेक कीजिए कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। जब मिथाइल वहीं पे रहेगा जहां पे है, तब आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा, इसलिए हम मिथाइल को शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही इथाइल को आपने शिफ्ट किया गाइस, आपको क्या मिलेगा, आपको पता है कि यहाँ पे मिथाइल रहेगा, यहाँ पे इथाइल आ चुका है। क्लियर होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आप बोल सकते हैं अब आप बोल सकते हैं गाइस, ये अल्फा बीटा, क्या बीटा पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, बीटा पे हाइड्रोजन है। अब बेस आएगा और बीटा से क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके चले जाएगा, या फिर एल्कीन बना देगा, सिंपल। समझ में आता है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। अच्छा लगा आपको समझ के, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है। मैं फिर से बोलूंगा कि स्टार मार्क है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर जो कीटोन है वो भी प्रोटोनेट हो सकता है, नीचे जो एल्कोहल है यार वो भी प्रोटोनेट हो सकता है। बट मैं बता दूं कि जब भी ऐसा सीन हो, कीटोन भी है और एल्कोहल भी है, तो कीटोन प्रोटोनेट होगा गाइस। कीटोन प्रोटोनेट क्यों होगा, ये किस बेसिस पे मैंने बोला, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कीटोन प्रोटोनेट हुआ गाइस, आप देख सकते हैं कि जो कार्बो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे गाइस, वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा, और उसमें आपको बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन मिलेगा। कौन सा, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन मिलेगा गाइस, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसलिए मैंने कीटोन को प्रोटोनेट करवाया। जैसे ही कीटोन को प्रोटोनेट करवाया, आपको फिर से इसका रेजोनेंस करवाना है गाइस। रेजोनेंस करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, सिंपल। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। ये पॉजिटिव मिला, और अब क्या होगा, अब आपको पता है कि बेस आएगा, और अल्फा ये है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके चले जाएगा, सिंपल। बीटा से हाइड्रोजन लेके चला गया गाइस ये, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्विनोल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिल गया। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही देखने में एकदम खतरनाक, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आप देख सकते हैं, बहुत ही टफ सा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। देखिए जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जो मैं सिर्फ हाँ, आप या तो क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कीजिए। मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इन दो रिंग्स को ही बना रहा हूँ। चलिए पूरा ही बना देते हैं, अब बात कर रहे हैं तो। देखिए जो 3 मेंबर रिंग है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिए। जो 3 मेंबर रिंग है, राइट, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये इसके लिए गामा हो गया। आपको पता है कि रिंग एक्सपेंशन होगा, और अल्फा गामा के बीच में रिंग एक्सपेंशन होगा, और अल्फा गामा के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो देखिए गाइस, जो बॉन्ड बनने के बाद में क्या हो जाएगा, वो 4 मेंबर रिंग हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको क्लियरली पता है, राइट। ये क्या बन चुका है, 4 मेंबर रिंग बन चुका है गाइस। और इस 4 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे रहेगा, वो आपको क्लियरली पता है, राइट। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में अब आ चुका है
बीटा कार्बन पे, राइट। तो ये बीटा कार्बन था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैंने लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मैं नेक्स्ट रिंग को ड्रॉ कर देता हूँ। नेक्स्ट रिंग गाइस वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट वाली रिंग है उसके लिए क्या होगा, अब उसके लिए आप बोल सकते हैं कि रिंग एक्सपेंशन वाला सीन बन रहा है फिर से। उसके लिए रिंग एक्सपेंशन वाला सीन बन रहा है। ठीक है, कैसे बोला मैंने रिंग एक्सपेंशन, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बीटा गामा ब्रेक होता है। और कौन सा बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनता है अल्फा गामा के बीच में बॉन्ड बनता है गाइस। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, अब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं दूसरा। जब दूसरा रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे 4 मेंबर बन चुका है, यहाँ भी 4 बन जाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए गाइस जैसे चलता रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं बता रहा हूँ आपको। सभी जो 3 मेंबर रिंग है उनका एक्सपेंशन हो जाएगा गाइस, और एक्सपेंशन होने के बाद में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा गाइस। ठीक है, इतना क्लियर होता है, समझ में आता है, क्लियर हुआ राइट। रीअरेंजमेंट के बाद में ये किस तरीके से दिख रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन था बेसिकली, ये क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसमें जो भी लॉजिक है वो रीअरेंजमेंट का लॉजिक है, राइट। तो रीअरेंजमेंट तक आप फाइनली पहुंच गए, राइट, रीअरेंजमेंट तक आप फाइनली पहुंच गए। उसके बाद में आपको क्या करना है गाइस, उसके बाद में आपको पता है कि आप क्या करेंगे, बेस आएगा और पाई बॉन्ड बनाएगा, राइट। वी कैन से कि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो बनेगा, राइट, पाई बॉन्ड जैसे ही आप बनेगा आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ या कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, देखिए ये जो पॉजिटिव है, पाई बॉन्ड आप 4 मेंबर रिंग में तो बनाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात, 6 मेंबर रिंग में पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो 6 मेंबर रिंग में पाई बॉन्ड अगर आप बना रहे हैं गाइस, ठीक है, तो क्या होगा, 6 मेंबर रिंग में आप पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या होगा, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये कंपाउंड कुछ ऐसा हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे सभी के सभी। ठीक है, ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, हम बोल सकते हैं कि ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है गाइस, क्योंकि आप इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन गाइस sp2 बन रहा है, राइट, तो एंगल स्ट्रेन आने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन था मेन, ये रीअरेंजमेंट तक था। ये क्वेश्चन आप ऐसे समझ लीजिए कि डायरेक्टली कार्बोकेटाइन दिया हुआ था और फाइनली आपको यहीं पे रुकना था, आपको ये देखना था कि कैसे रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इवन मैकेनिज्म समझ में आया होगा गाइज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें जो भी ग्राफ था उससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। नंबर ऑफ अल्फा बीटा शिफ्ट पूछे जाते हैं गाइज। मैं फिर से बता दूं, अल्फा बीटा शिफ्ट में सभी आते हैं, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हाइड्राइड, मिथाइल शिफ्ट सभी उसी में आते हैं। ठीक है, ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।